नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज़ाद। इतिहास के डिस्कशन में हम लोग यूरोपियों का आगमन डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने डिस्कस किया कि पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली कैसे आते हैं हमारे देश में, कहाँ कहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं। पुर्तगालियों के तुरंत बाद दोस्तों शुरू होता है हमारा डच भारत आते हैं। डच भारत ना आकर के पूर्वी देशों में सबसे पहले जाते हैं, यानी कि कहा जाए डच। तो डच की बात जब हम करते हैं तो डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड और हालैंड, नीदरलैंड और हालैंड। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हालैंड के निवासी थे। अब होता यह है कि 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच दल जो है ये पूर्वी देशों में आता है। पहला डच दल कहाँ आता है? पूर्वी देशों में आता है, भारत में नहीं आता है। कहाँ आता है? पूर्वी देशों में आता है। पूर्वी देशों की बात करें तो ये हमारा भारत हो गया, अब ये हो गया हमारा अफ्रीका, और इधर हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये हो गए। तो होता ये है कि यहाँ से पहले पुर्तगाली जो आए थे वो यहाँ से चले थे, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे क्या करे भारत में पहुंच गए थे। लेकिन जब डच आए तो क्या किए, ऐसे आए यहाँ पे, यहाँ तक तो आए इसी रास्ते से, लेकिन यहाँ से इधर ना जा करके यहाँ से इधर चले गए, ऐसे इधर इंडोनेशिया चले गए। भारत क्यों नहीं आए? भारत इसलिए नहीं आए क्योंकि वो निकले थे तो भारत के लिए ही, क्योंकि नीदरलैंड गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ये ऑर्डर दिया था, ये आदेश पत्र दिया था कि आप 21 वर्षों तक भारत और पूर्वी देशों पर व्यापार कर सकते हैं, उन पे आक्रमण कर सकते हैं, उनकी जगहों को आप कब्जे में ले सकते हैं। ये नीदरलैंड सरकार ने, जो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में कंपनी आती है, उसको ये ऑर्डर दे रखे थे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। कंपनी क्या होता है दोस्तों? कंपनी की बात बार बार आ रही है कि यहाँ कंपनी, पुर्तगाली कंपनी आई, डच कंपनी आई, इसके बाद ब्रिटिश कंपनी आती है। तो कंपनी होता क्या है? स्पेशली कंपनी एक नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है, लोगों का ग्रुप होता है। ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। किस पे? लेबरों पे। लेबर जो होते हैं, एक समूह होता है, इस समूह में मैं भी हूँ, आप हैं, सब लोग हैं, बहुत लोग हैं इसमें। इस समूह में पैसा लगता है, पैसा लगा के एक संगठन बनाया जाता है, और संगठन वो क्या करता है, किसी दूसरे देशों में जाकर के वहाँ व्यापार करता है। जो बेनिफिट होता है इस पे शेयर के हिसाब से, इसमें जितने लोग हैं शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना पैसा लगा होता है, जितना बेनिफिट होता है हमारा, ये जितना पैसा लगाए होते हैं लोग, इस शेयर के हिसाब से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये कंपनी होती है। तो क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग डच पे। डच क्या किए, ये भारत न आकर के कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में जब गए वो, तो क्या हुआ, सबसे पहले डच वाले जो थे बड़े समझदार थे। ये सबसे पहले क्या किए, अम्बुएना, इंडोनेशिया का एक मालूक जगह थी, मालूक जगह पे अम्बुएना द्वीप था। अम्बुएना द्वीप इतना खास था कि वहाँ बहुत उपजाऊ था। अम्बुएना द्वीप मसालों के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए भी, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। तो डच क्या किए, सबसे पहले कहाँ गए? इंडोनेशिया गए, और अम्बुएना द्वीप पे ही आक्रमण कर दिया। अम्बुएना द्वीप पे पुर्तगाली कम रहते थे। अच्छा, पुर्तगाली भी पूर्वी देशों में थे, ऐसा नहीं कि पुर्तगाली इधर नहीं थे, पुर्तगाली भी पूर्वी देशों में थे, उधर भी व्यापार करते थे। यानी कि ये भारत में तो मसाले का व्यापार करते ही थे, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर भी मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन उधर कम संख्या में थे। तो डच क्या किए, डच जब यहाँ पहुंचते हैं तो अम्बुएना को सबसे पहले जीत लेते हैं। किससे? पुर्तगाली से छीन लेते हैं अम्बुएना द्वीप को। अब अम्बुएना को जब छीन लेते हैं तो होता क्या है कि
यहाँ पे अपना अधिकार करने के बाद धीरे धीरे पूरे इंडोनेशिया पे वो अपना अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि इधर पुर्तगालियों का वर्चस्व थोड़ा कम था। मसाले का व्यापार करते थे जरूर, लेकिन वर्चस्व क्या था, कम था। अब जब इधर पूरा बढ़िया से वर्चस्व हो गया, जकार्ता वगैरह में वर्चस्व हो गया इनका, तो हुआ क्या, अब ये धीरे धीरे यहाँ तो इन पुर्तगालियों को हरा ही चुके थे, तो ये धीरे धीरे क्या किए, यहाँ से भारत नजदीक पड़ता था, भारत का पूर्वी तट नजदीक पड़ता था। धीरे धीरे ये भारत आने जाने लगे। 4-5 साल आए गए ऐसे ही। जब 4-5 साल आए गए तो क्या हुआ अपना घुसपैठ धीरे धीरे बनाते रहे। इस 4-5 सालों में धीरे धीरे अपना घुसपैठ बनाते रहे, और ऐसा घुसपैठ बनाए कि 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में ये क्या किए, सीधे मसूलीपट्टनम, जिसको इस समय बोलते हैं मछलीपट्टनम, उस समय था, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा देते हैं। यानी कि इतना बढ़िया से घुसपैठ किए कि क्या किए, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में किसकी लगती है, डचों की लगती है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो कहाँ लगी, मसूलीपट्टनम में, जो उस समय क्या था, मछलीपट्टनम था। ये पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये यहाँ पे तो फैक्ट्री लगा ही लिए, इधर धीरे धीरे पूरा मसाला द्वीपपुंज, जिसको बोला जाता है इंडोनेशिया के जकार्ता को, क्या बोला, जकार्ता को क्या मसाला द्वीपपुंज बोला जाता था। जकार्ता पे भी धीरे धीरे पूरा अधिकार कर लिए। ये पूरा मतलब इधर से जीतते हुए, इधर इसको सबको अधिकार में करते हुए, इधर क्या किए, भारत में ये मसूलीपट्टनम में ये इन्होंने क्या किया, पहला फैक्ट्री लगाया। अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते गए। 1605 ईस्वी में कहाँ लगता है, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री लगती है इनकी, जो भारत में इनकी पहली फैक्ट्री थी। अब 1610 में पुलिकट में इनकी दूसरी फैक्ट्री लगती है। किसकी अनुमति से, चंद्रगिरी के राजा की अनुमति लेकर के इन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री लगा। अच्छा देखिए, पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री लगा और इसी को क्या किया, अपना मुख्यालय भी बना दिए। इसी को क्या किया, अपना मुख्यालय भी बना दिए। अब क्या हुआ, जब मुख्यालय बन गया तो यहीं पे एक और अच्छा काम होता है। काम वो क्या होता है कि स्वर्ण मुद्रा पैगोडा का नाम सुने होंगे, कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि स्वर्ण मुद्रा पैगोडा की ढलाई कहाँ पे की थी। तो कहाँ पे की थी, इसी पुलिकट में ही स्वर्ण मुद्रा पैगोडा की ढलाई की थी। कब, अब ये पूछता है स्वर्ण मुद्रा पैगोडा की ढलाई किस सन में की गई थी, तो किस सन में की गई थी, 1610, भूलिएगा मत इसको, क्योंकि उसी समय पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री लगी थी इनकी। अब इसके बाद क्या होता है कि इतना काम तो होता है, इसके बाद क्या करते हैं ये लोग, पश्चिमी तट से अब पूर्वी तट की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं। सॉरी, पूर्वी तट से पश्चिमी तट की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि ये कहाँ जाते हैं, सूरत की तरफ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, सूरत। अब सूरत में क्या होता है, 1616 ईस्वी में, 1616 एडी में सूरत में ये लोग अपना फैक्ट्री लगा देते हैं। सूरत में सभी लोग अपना फैक्ट्री लगाते हैं, क्योंकि सूरत जो था, सूरत पत्तन जो था, वो व्यापार के दृष्टि से सबसे फायदेमंद पत्तन था। वहाँ से ट्रेडिंग करना बहुत फायदेमंद होता था, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी बचता था, और नज़दीक, वहाँ से नज़दीक होता था मसालों का, केरल वगैरह जो था मसालों का जो कहते हैं बाजार है, ये बहुत नज़दीक था, तो वहाँ से व्यापार करना आसान होता था। अच्छा, एक चीज़ और आता है दोस्तों, मसूलीपट्टनम से किस चीज़ का व्यापार होता था डचों के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। तो मसूलीपट्टनम से जो व्यापार होता था वो नील का व्यापार होता था। ये इंपॉर्टेंट है, किसका व्यापार होता था, नील का व्यापार होता था। कहाँ से, मसूलीपट्टनम से। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बता दे रहे हैं कि डचों ने मसालों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया। डचों ने मसालों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया। ये इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो सूती वस्त्र थे इसका इंपोर्ट ज़्यादा किया। यहाँ से यहाँ के जो सूती वस्त्र थे इनको ज़्यादा व्यापार का इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया।
इनका व्यापार ज़्यादा बढ़ाया इन्होंने। किसने? डचों ने। ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत के सूती वस्त्रों का व्यापार सबसे अधिक किस यूरोपियों के आगमन से बढ़ा? तो क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि हम डचों ने क्या किया था। डचों ने मसाले को प्राथमिकता कम दिया था। मसाले को प्राथमिकता क्यों कम दिया था डचों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों कम दिया था, थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि जो मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया था वहां से इनके मसालों का पूरा काम चल जाता था और ये मसालों का व्यापार नहीं करते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ से कपड़ों का व्यापार देखिए, इसलिए इसको डचों ने क्यों किया और क्यों फायदेमंद इनके लिए रहा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी जान लेते हैं। थोड़ा डीप चले जाते हैं कि और जितने देश यूरोप के आए थे वो सब कपड़ों पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे, लेकिन डचों ने कपड़ों को टैक्स फ्री रखा था। 1627 में पीपली में पहली फैक्ट्री लगती है, मतलब बंगाल की पहली फैक्ट्री होती है 1627 में। 1627 में पूछता है क्वेश्चन बार बार कि बंगाल में पहली फैक्ट्री डचों ने कब लगाई थी। तो कब लगाई थी? 1627 में। कहाँ लगाई थी? पीपली में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? पीपली में लगाई थी। उसके बाद आता है कि 1641 ईस्वी। 1641 ईस्वी फिर इनका एक घटना होता है विमलीपत्तनम, आंध्र प्रदेश के विमलीपत्तनम में दूसरी फैक्ट्री शुरू करते हैं ये लोग। कहाँ पे? विमलीपत्तनम में। कब? 1641 ईस्वी में विमलीपत्तनम में लगता है। 1641 ईस्वी के बाद शुरू होता है एक और घटना होती है डचों के द्वारा। 1658 में क्या करता है कि कासिम बाजार, बालासोर, पटना, इन सब और नागपत्तनम, इन सब पे डचों का अधिकार हो जाता है, यानी डचों की फैक्ट्रियां लग जाती हैं। फैक्ट्री लगने का मतलब उनका अधिकार हो गया, डचों की फैक्ट्रियां इन सब जगहों पे लग जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, ये कब होता है? 1658। 1658 में क्या होता है कि बालासोर, नागपत्तनम, पटना और कासिम बाजार, बंगाल के कासिम बाजार में, इन सारे जगहों पे डचों की फैक्ट्रियां लग जाती हैं। अब इसके बाद वाली घटना क्या होती है? इसके बाद घटना ये होती है कि औरंगजेब का शासन होता है उस समय। औरंगजेब के शासन के समय में ये होता था, व्यापार करना मुश्किल होता था क्योंकि औरंगजेब थोड़ा कट्टरपंथी था। तो उसने क्या किया कि 1664 ईस्वी 1664 ईस्वी में 3.5% 3.5% चुंगी मतलब टैक्स पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में व्यापार का छूट दे दिया। 1664 में औरंगजेब ने डचों को 3.5% पे उड़ीसा, बंगाल और बिहार पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक घटना और होती है उसके बाद कि 1690 घटना क्या होती है? 1690, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1690 से पहले इनकी जो राजधानी थी, गवर्नर का कार्यालय था, वो कहाँ था? पुलिकट में था। 1690 से पहले कहाँ था? पुलिकट। और 1690 के बाद कहाँ हो गया? नागपत्तनम में हो गया। कहाँ हो गया? इनकी राजधानी कहाँ हो गई? गवर्नर कार्यालय कहाँ हो गया? नागपत्तनम में हो गया। दोस्तों इसके बाद जो होता है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि जो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? फैक्टर। क्या बोला जाता था? फैक्टर बोला जाता था, जो डच कंपनियों के प्रमुख थे। इसके बाद शुरू होता है हमारा कि बेदरा का जो युद्ध होता है। इसके बाद पतन की तरफ जाते हैं डच वाले कि बेदरा का जब युद्ध होता है, बेदरा के युद्ध में
अंग्रेजों से ये लोग हार जाते हैं। बेदरा का युद्ध, हम डाल दें यहाँ पे थोड़ा सा पतन। डचों का पतन, तो डचों के पतन में यह होता है कि बेदरा का युद्ध 1759 कब होता है? 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। और डचों के हारने के बाद ये इनका प्रभुत्व धीरे 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 क्या होता है? समाप्त हो जाता है। डचों के हारने के बाद इनका प्रभुत्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डचों का प्रभुत्व कब समाप्त होता है? तो डचों का प्रभुत्व कब समाप्त होता है? 1759 में बेदरा के युद्ध के बाद, बेदरा के युद्ध के बाद डचों का प्रभुत्व जो होता है क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा, थोड़ा सा हम देख लेंगे और इसमें थोड़ा सा और बच रहा है कि जो डच व्यापारिक व्यवस्था थी, जो डचों का व्यापारिक व्यवस्था था, वो सहकारिता पर आधारित था। दोस्तों, सहकारिता क्या थी? थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। सहकारिता या अथवा कार्टेल उसको बोला जाता था। सहकारिता और कार्टेल देखिए दोस्तों, ये होता था कि जो कंपनी होती थी, कंपनी में अलग अलग लोगों की सहायता ली जाती थी, मतलब शेयर लिया जाता था। इसी पूरे प्रोसेस को सहकारिता बोला जाता है कि जो लोगों के मदद से चलता हो। यानी वो कंपनी, जो डचों की कंपनी जो होती थी, ये पहली कंपनी थी। दोस्तों, एक चीज़ है कि ये डचों की पहली कंपनी थी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। किसकी? डचों की। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है भाई? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अलग अलग लोगों का उसमें भागीदारी था, इसलिए उसको ज्वाइंट कहते थे हम। और स्टॉक कंपनी मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यही होता है कि अलग अलग लोगों की भागीदारी हो, और इसी को सहकारिता बोलते हैं, इसी को कार्टेल बोलते हैं। ठीक है, तो डच दोस्तों यही तक था हमारा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। इसके बाद हमारा ब्रिटिशर्स शुरू होगा। ब्रिटिशर्स थोड़ा सा लंबा है, उसको हम 2 वीडियो में हो सकता है बताना पड़े। दोस्तों, हमारा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं इससे, वो कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।